सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे हिंदी पद्य की पाठ्य योजना की, मतलब कविता, दोहे, पद्य जो हैं उसकी हम बात करेंगे। और ये हमारा वीडियो पद्य पाठ्य योजना का पहला वीडियो होगा। तो हम इस पाठ्य योजना को कैसे बनाते हैं, डायरी में कैसे लिखते हैं और वहाँ कक्ष में कैसे डिलीवर करते हैं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं चाहूँगी कि आप वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से पाठ्य योजना को कक्ष में डिलीवर करा जाता है। आज हमारी चर्चा का विषय है पद्य पाठ्य योजना, विषय हिंदी। मैंने कक्षा 7 की हिंदी की किताब ली है और मैंने चयन किया है कविता का, जिसका नाम है सारा देश हमारा। चाहे कविता हो, चाहे पद्य हो, दोहे हो, हम उसे विधा पद्य में लेते हैं। गद्य पर हम पूर्व में बात कर चुके हैं, अब हम पद्य की बात कर रहे हैं। देखिए डायरी में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम पूर्तियाँ करते हैं, शामपट पूर्तियाँ करते हैं। तो शामपट पूर्तियों में आप देखेंगे दिनांक मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि आप जब भी डायरी में लिखेंगे या जब भी वार्षिक पाठ्य योजना बनाएंगे आप वो डेट लगा लेंगे, यहाँ पर दिनांक लगा लेंगे। जब आपका रजिस्टर है, जिस रजिस्टर में आप इसे उतार रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपने बोर्ड का सेंटर लिया है, ऐसे रजिस्टर में आपको अपना सेंटर लेना है, एकदम देख लेना है कि मध्य का भाग कौन सा है, मध्य का हिस्सा कौन सा है। फिर यहाँ पर विषय आ जाएगा हिंदी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर प्रकरण है, प्रकरण में आएगा सारा देश हमारा। मैंने पद्य की 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, जितने भी आपने लिए, अभी हमारा हेडिंग यही चलेगा, प्रकरण चलेगा सारा देश हमारा। विधा कौन सी, हमारी पद्य। कौन सी कक्षा का लिया है ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। कक्षा 7 का लिया है मैंने। कौन से कालश में मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप इसे बदल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या छात्र अध्यापिका या आपके सुपरवाइजर के निर्देशानुसार। चलिए अब हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। देखिए कैसे, पहले अपन प्रारूप की बात करते हैं कि प्रारूप कैसे बनता है। क्रम संख्या 1 प्रारूप बना दिया हमने। फिर उद्देश्य के लिए आप देखेंगे इस प्रारूप में हमने यहाँ पर बाइफिकेशन किया है। फिर आप यहाँ देखेंगे विशिष्टीकरण है। फिर यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा उद्देश्य की। इस पद्य योजना में भी हम बात करेंगे उद्देश्यों की। सबसे पहले हमने लिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के 2 भाग किए गए हैं, भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। आप देखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला उपभाग जो है उसके लिए मैंने ये संकेत लगाया है, भाषा तत्वों का ज्ञान। भाषा तत्वों के ज्ञान में हमने एक्शन वर्ब लिया है, मतलब विशिष्टीकरण शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण। फिर यहाँ पर देखिए क्या चाहती हूँ मैं, क्या चाहता है छात्र अध्यापक कि मैंने इस विषय का, इस प्रकरण का चयन क्यों किया है, मैं कौन से उद्देश्य की पूर्ति करवाना चाहता हूँ और उस उद्देश्य के माध्यम से बालक में क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा, ये भी हमें डायरी में लिखना होता है। देखिए विद्यार्थी, सारा देश हमारा, ये प्रकरण है हमारा, सारा देश हमारा नामक कविता में आए भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण करेंगे। आप देखेंगे हम इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की बात करेंगे। भाव से संबंधित भी बात करेंगे कि इसमें कौन सा भाव है, कौन सा रस है, कौन से गुण है, इसमें कौन सा सौंदर्य है। इसमें हम भाषा की भी बात करेंगे, सरल है, स्पष्ट है, ओजपूर्ण है। तो इसलिए हमने कहा कि भाषा तत्वों का ध्यान रखेंगे। कैसे शब्द हैं, धुरे शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, राजस्थानी का प्रयोग हुआ है, इन सब बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए दूसरा हमने यहाँ पर लिया है, इसी में ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत प्रत्यभिज्ञान, ये हमारा विशिष्टीकरण था। फिर देखेंगे विद्यार्थी, सारा देश हमारा नामक कविता में आए कठिन शब्दों जैसे लोह, उसी में से आपको लिखना है, जो आपने जितनी भी कविता का भाग लिया है, अंश लिया है, उसी में से आपको लिखना है। लोह, भटक, तरुणाई, काई आदि शब्दों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे।
तो आप देखेंगे यहाँ पर दो विशिष्टीकरण थे, दोनों के लिए ये सेट लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको ऐसे ही व्यवस्थित कथन बनाकर लिखना है। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे उपभाग की। ज्ञानात्मक उद्देश्य का दूसरा उपभाग है विषय वस्तु का ज्ञान, और यहाँ पर विशिष्टीकरण है ज्ञान का विकास। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या लिखा है देखेंगे आप। विद्यार्थी सारा देश हमारा नामक कविता की विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फ्यूचर, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद उस बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। हम अपनी पाठ योजना का निर्माण पूर्व में ही कर लेते हैं। फिर देखेंगे आप, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला हमारा उद्देश्य था, अब हम बात करें दूसरे उद्देश्य की। उसका नाम है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण, आप किसी भी विषय वस्तु का हम अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मापदंड है, सुनकर और पढ़कर। अर्थ ग्रहण दो तरीके से किया जाता है, सुनकर किया जाता है और पढ़कर किया जाता है। तो आप इसका विशिष्टीकरण देखेंगे। विशिष्टीकरण में है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखेंगे, विद्यार्थी सारा देश हमारा नामक कविता का जो भी कविता की विषय वस्तु है उसको सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे अर्थ ग्रहण दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत हमारा दूसरा उपभाग है पढ़कर। पढ़कर में देखेंगे विशिष्टीकरण में है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा इससे, कि विद्यार्थी सारा देश हमारा कविता को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि पद्य योजना जो होती है और जो गद्य योजना होती है उन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, उद्देश्यों में क्या अंतर होता है या आगे जो पाठ का प्रस्तुतिकरण है, विकास है, उसमें क्या अंतर होता है। तो ये मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताती हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब हम चर्चा करेंगे अभिव्यक्ति नामक उद्देश्य की। अभिव्यक्ति किस प्रकार से की जा सकती है और अभिव्यक्ति व्यक्ति को आनी चाहिए, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पर उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभिव्यक्ति दो प्रकार से, बोलकर और लिखकर। कैसे बोलकर, तो मौखिक अभिव्यक्ति विशिष्टीकरण में जब हम इस उद्देश्य को लिखेंगे तो इसकी एक्शन वर्ब में विशिष्टीकरण में लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने, अब यहाँ देखेंगे हम इसके माध्यम से, इस उद्देश्य के माध्यम से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थी में क्या हुआ, तो विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में शुद्ध विचार व्यक्त कर सकेंगे। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, अच्छी आपके पास डिग्रियां हैं, लेकिन यदि आप अशुद्ध बोलते हैं तो फिर आपका व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य होता है व्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। अब देखेंगे बोलकर, तो वहाँ बता दिया सुश्रव्य वाणी में क्या कर सकेंगे, वो शुद्ध विचार व्यक्त कर सकेंगे। लिखने में लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। अगर आपके पास अच्छे से अच्छे शब्द हैं, आप अपने भावों को, अपने विचारों को अच्छी तरह से बता सकते हैं। आपने सुना भी है कि बोलने वाले की ढूंढली बिक जाती है और नहीं बोलने वाले के गेहूँ भी रखे रह जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये उक्ति बिल्कुल सही प्रतीत होती है। राइटिंग भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। लिखकर, देखिए लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। अभिव्यक्ति के दो माध्यम बताए हमने, बोलकर और लिखकर। अब देखेंगे इससे क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं विद्यार्थी शुद्ध वर्तनी में लिखकर, मतलब मैं अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ ऐसा प्रयास मेरा होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी में लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। अब हम बात कर रहे हैं उद्देश्यों के संदर्भ में चौथे उद्देश्य की, अभिरुचि। अभिरुचि में देखिए दो ही ऐसे हैं, ऐसी तत्व मान लीजिए, ऐसी बात मान लीजिए, ऐसी मूल प्रवृत्ति मान लीजिए जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए विवश कर देती है या उसे कार्य में लगाए रखती है, और जब तक लगाए रखती है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। तो वो दो ही चीज़ें हैं जीवन में। एक तो है आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, चाहे कुछ बनाना हो, चाहे गाड़ी चलाना सीखना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो रुचि होगी तो आप कर लेंगे। दूसरा है आवश्यकता।
यदि आवश्यकता है, आपने सुना भी है, आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता है तभी आप सीख पाएंगे। तो देखिए रुचि, हम चाहते हैं इस उद्देश्य के माध्यम से कि बालक में जो भी उसने कविता पढ़ी है, देशभक्ति से संबंधित, वीर रस से संबंधित, श्रृंगार रस से संबंधित जो भी कविता उसने पढ़ी है या जो भी कविता पाठ योजना को लेकर बनाई गई है, आप देखेंगे उसके कवि के प्रति उसमें जो भावनाएं आई है, उसमें जो भाव आया है, उसमें जो विचार आए हैं, उसके प्रति उसकी रुचि विकसित हो जाए। तो देखेंगे अभिरुचियात्मक उद्देश्य है, क्यों रखा है इस पर मैंने बात की। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्टीकरण की, बालकों में अभिरुचि का विकास करना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, विद्यार्थी कविता पढ़कर सत् साहित्य मतलब अच्छा साहित्य एवं उसके कवियों के प्रति उनमें क्या हो सकेगी, रुचि विकसित हो सकेगी, वो उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे। देखिए अभिवृत्ति, किसी भी अभिवृत्ति मतलब होता है दृष्टिकोण, धारणा, सोच। तो आप देखेंगे अभिवृत्ति में विशिष्टीकरण सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना या सकारात्मक धारणा का विकास करना। कभी कभी देखेंगे किसी बालक को, मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा बता रही हूँ, किसी बालक को ऐसा लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय है, क्योंकि उस विषय के प्रति, उस अध्यापक के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बन पाता है। जब आप उस अध्यापक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख रहे हैं, उस विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख रहे हैं, तो फिर कैसे रुचि उत्पन्न होगी। आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, फिर देखिए वो विषय भी आपको सरल लगने लगेगा। तो देखिए हम चाहते हैं कि बच्चा जो भी कुछ पढ़ रहा है, विद्यार्थी जो भी कुछ पढ़ रहा है, उसके प्रति उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, सकारात्मक धारणा का विकास करना। अब देखेंगे क्या चाहते हैं हम इस उद्देश्य के माध्यम से। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी कक्षा 7 की जो ये कविता पढ़ रहा है, सारा देश हमारा, कविता में आए हुए जो मानवीय गुण है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, उसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उसके में सकारात्मक धारणा विकसित हो सके, वो अपने देश को, अपने देश में होने पर गर्व हो सके, उसे अपने ऊपर गर्व हो सके, अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व हो सके, वो फक्र से कह सके कि मैं भारतवासी हूँ। तो इस तरह की धारणा को विकसित करना, बनाए रखना इस उद्देश्य का लक्ष्य होता है। फिर देखेंगे आप यहाँ पर है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशल में क्या होगा, बौद्धिक विकास एवं वाचन तथा लेखन का विकास करना। वो सुंदर से सुंदर शब्दों का चयन करके, अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करके बोल सके, सुंदर से सुंदर राइटिंग में अच्छे से अच्छा लिख सके, वो कुछ भी अगर उसके सामने आए तो वो तत्काल प्रत्युत्पन्नमति से उसका जवाब दे सके। तो हम चाहते हैं बालक में इस भी कौशल का विकास होना चाहिए। विद्यार्थियों में भाव अनुकूल शब्द, उच्चारण और भाषा शैली में लिखने का कौशल विकसित हो सकेगा। तो आप देखेंगे अभी हमने बात की थी ज्ञानात्मक उद्देश्य की, फिर हमने बात की थी अर्थग्रहण की, फिर हमने बात की अभिव्यक्ति कौशल की, फिर हमने बात की अभिरुचि उद्देश्य की, फिर हमने बात की कौशलात्मक उद्देश्य की। जो हमने ये 6 उद्देश्यों की बात की है, ये हमने क्यों लिखा है, इसको लिखने का क्या उद्देश्य होता है, इसको लिखने से हम बालक में क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन चाहते हैं, इस पर हमारी बात हुई। अब हम पाठ का जो अगला चरण है उसमें बात करेंगे पाठ का प्रस्तुतिकरण, अर्थात कविता को कक्षा कक्ष में कैसे वितरित किया जाता है। पाठ के प्रस्तुतिकरण पर चलने से पूर्व मैं चाहूँगी कि आप व्हाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी विषय की पद्य पाठ योजना के अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना प्रश्न की। देखिए क्या अंतर होता है गद्य की पाठ योजना में और पद्य की पाठ योजना में। पद्य की जो पाठ योजना होती है उसमें जो प्रस्तावना प्रश्न हैं उनको आप समान भाव वाली कविता के माध्यम से निकाल सकते हैं, आप दोहे की 2 पंक्तियों के माध्यम से निकाल सकते हैं, आप उदाहरण के द्वारा निकाल सकते हैं, आप कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रस्तावना प्रश्न निकालने के लिए समान भाव वाली कविता को लिया है। अब आप देखेंगे कैसे चरण आगे बढ़ रहा है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए सहायक सामग्री, जैसा कि हमेशा लिखते हैं, कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण, चार्ट और मॉडल आदि। फिर देखेंगे पूर्व ज्ञान, बालक को जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं, जिस पर भी आपने अपनी पाठ योजना बनाई है,
उसके बारे में कितनी जानकारी है। क्योंकि जब भी आप कोई नया ज्ञान देना चाहते हैं, कोई नई विषय वस्तु बताना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, उसे हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पूर्व ज्ञान में, विद्यार्थी सारा देश हमारा कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना प्रश्न की। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न के लिए फॉर्मेट बनाया हमने। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अब देखिए, ये जो कविता मैंने यहाँ पर लिखी है, समान भाव कविता, यहाँ देखो मैंने अंकित किया है, चार्ट पे लिखी है। आप इसे चार्ट पर लिखकर ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1 मिनट से भी कम समय में 4 लाइनें 5 लाइनें आपके वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपको याद होनी चाहिए। आप वहाँ पर कक्षा में वितरण करते समय डायरी को हाथ नहीं लगाएंगे, डायरी में से आपको देखकर नहीं लिखनी है। आप चार्ट पर लिखकर ले जा सकते हैं, चार्ट को काटेंगे नहीं, पूरा ले जाएंगे। देखिए, चार्ट पर मैंने लिखा है, चमन पर फूल खिलते हैं भांति भांति के, मगर सभी का होता एक ही चमन है। हो रहने वाले हम किसी भी प्रांत के, है अपनी एक धरती और एक गगन है। तो फिर खिंचे खिंचे से दिल है किस लिए, चलो दिलों में लेके एक ही लगन। अब आप देखेंगे मेरे पढ़ने के उद्देश्य से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैंने इस कविता पर बेस्ड प्रश्न बनाए हैं इस प्रकरण पर आने के लिए। ये कविता मैंने इसलिए ली है क्योंकि दोनों के भाव आपस में मिलते जुलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है समान भाव वाली कविता। अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए प्रश्नों पर, प्रस्तुत कविता में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। आपने जैसे ही कविता पढ़ी जाए, देखो सारा देश हमारा, या समान भाव, चमन में फूल खिलते हैं भांति भांति के, तो देखो प्रस्तुत कविता में कौन सा भाव है, देश प्रेम का, राष्ट्रीयता का। ये बच्चा आसानी से आपको उत्तर दे देगा। प्रस्तावना प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में चमन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चमन किसके लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत के लिए। फूल शब्द से क्या अभिप्राय है, भारत देश में, मेरे राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों से। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तियों से, लोगों से। प्रस्तुत कविता में व्यक्त रस का नाम बताइए। तो प्रस्तुत कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है, ओज गुण का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे, आप मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी राष्ट्र प्रेम से संबंधित समान भाव वाली कोई सी भी कविता की 4-6 लाइनें आप ले सकते हैं। 4 से 6 लाइनें आप अवश्य लें और उनसे संबंधित प्रश्न बनाएं और अपनी कविता में आ जाए। तो हमें अब उद्देश्य कथन करना है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही प्रस्तावना पूरी होती है, आप कक्षा के मध्य में बिल्कुल जहाँ से आप सारे विद्यार्थियों को देख सकें वहाँ आ जाएंगे। उद्देश्य कथन कहते कहते, बोलते बोलते ही आपको आपके ब्लैक बोर्ड पर जब कक्षा में पाठ का वितरण हो रहा होगा, तब उद्देश्य कथन बोलते बोलते ही आपको ये प्रकरण लिखना है। यहाँ पर हम डायरी की चर्चा कर रहे हैं, अभी मेरी डायरी पर बात हो रही है, इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है। यदि मैं बताती कि कक्ष में कैसे वितरित करना है, तो यहाँ पर यह आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलता और अब मैं बोलती यहाँ पर कि आज हम सारा देश नामक कविता का, सारा देश हमारा नामक कविता का अध्ययन करेंगे या रसवादन करेंगे। क्योंकि कविता है, इसमें रस को ही ग्रहण करना होता है, भाव को ही ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए हम रसवादन बोलते हैं। अब आएंगे हम पाठ का विकास। तो पाठ का विकास किन किन माध्यम से होता है। गद्य में आपने देखा था व्याख्यान विधि द्वारा, तो यहाँ पर हम इस विधि को काम में नहीं लेंगे क्योंकि हमें कोई व्याख्या नहीं करनी है। किसके द्वारा करेंगे, समान भाव वाली कविता के द्वारा, तुलनात्मक प्रश्नों के द्वारा, सौंदर्य अनुभूति प्रश्नों के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कविता समान भाव वाली, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से समान भाव वाली कविता, उसमें से प्रश्न बनाएंगे। फिर तुलनात्मक कविता लिए हमने, तुलनात्मक प्रश्नों का निर्माण करने के लिए उससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे, व्याख्या नहीं करेंगे। और कक्षा में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, कक्षा में पद्य पाठ योजना का वितरण करते समय कभी भी
पाठ में जो कुछ भी है, जो भी भाव है, उसकी व्याख्या नहीं की जाती, उसका अर्थ नहीं बताया जाता। मात्र आपको इतनी अच्छी तरह से उसका वाचन करना है, उसका आदर्श वाचन करेंगे, स्वस्वर वाचन करेंगे, इतनी अच्छी तरीके से करना है कि बच्चा स्वयं ही उसके भाव को आत्मसात कर ले, उसके अर्थ को ग्रहण कर ले। अब एक और अंतर है गद्य की पाठ योजना और पद्य की पाठ योजना में, काठिन्य निवारण में। काठिन्य निवारण में आप देखेंगे गद्य में काठिन्य निवारण का विशेष महत्व होता है, लेकिन पद्य में काठिन्य निवारण का महत्व नहीं होता। छात्र अध्यापक स्वयं कक्ष में व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कठिन कठिन शब्दों का अर्थ लिख देता है, आप देखेंगे। लेकिन गद्य की जो पाठ योजना होती है उसमें विधि, प्रविधि, प्रयोग आदि का सहारा लेकर छात्र अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ निकलवाता है। अब हम आगे जब पाठ के प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करेंगे तो जो भी हेडिंग है छात्र अध्यापक क्रिया का, उस पर भी हम बात करेंगे।